सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bold Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. एविडेंस हर तरह का मौजूद है जो क्लियरली आइडेंटिफाई करता है कि कोई हमारा F-16 माशाल्लाह महफूज नहीं है। इस ज़माने में आप अपने जहाज़ का लॉस नहीं छुपा सकते बिकॉज द एयरक्राफ्ट हैज़ टू लैंड बैक। देयर आर मेन, देयर आर ऑफिसर, द एंटायर बेस लुक्स एट सैटेलाइट कि एक फाइटर पायलट ने गलत क्लेम किया है और ये एक मॉरली मिलिटरली ये बहुत सीरियस ऑफेंस है। और वो अभी भी उनका पीएम ये क्लेम कर रहा था कि हमारे पास अगर रफेल नहीं क्या कर देना था। वाई डिड द प्राइम मिनिस्टर इंडिया की को कहना पड़ा कि अगर रफाल हमारे पास होते हम एयर डिफेंस में अब बहुत स्ट्रांग हो गए। तो पहली तो बात ये कि क्या पहले जो उनके वेपन सिस्टम थे वो स्ट्रांग नहीं थे तो किस चीज़ पे वो बेस कर रहे थे कन्फ्रंटेशन। इंडियन एयरफोर्स का ये जो ग्रुप कैप्टन है आने वाले 15 साल के बाद ये उनका एयर चीफ बन जाता है तो उनकी एयरफोर्स को एक खमियाजा कब तक भुगतते रहना पड़ेगा। हाउ विल ही फेस इन कॉम्बैट अपने पार्टनर को जब ट्रेन कर रहा होगा क्या उसकी ऑनेस्टी पे कोई बिलीव करेगा उसका फॉर्मेशन नंबर 2, 3, 4? नो, कोई भी एयरफोर्स अगर किसी फॉल्स क्लेम के ऊपर इतना बड़ा अवार्ड अपने किसी बंदे को दे देती है तो उसका अपना मोरल कहाँ स्टैंड करता है पूरी एयरफोर्स का। आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडियन एयरफोर्स। जहाज़ का गिरना या न गिरना तो बात की बात है लेकिन एक नेशनल इंटेग्रिटी और एक सर्विस की इंटेग्रिटी जो है वो बड़ा अहम मसला है जिसको हमें थ्रेडबेयर देखना चाहिए और उसको हम थ्रेडबेयर एनालिसिस करेंगे। दिस इज़ द वर्ल्ड ऑफ परसेप्शन मैनेजमेंट कि आप क्या परसेप्शन देना चाहते हैं। मेरे ख्याल में इंडियन गवर्नमेंट से और सिमिलरली इंडियन एयरफोर्स से ये एक बहुत बड़ा जो है मिस्टेक नहीं ब्लंडर हो गया है। इंडियन एयरफोर्स को बड़ी अच्छी तरह से मालूम है हकीकत क्या है। जो उनके पायलट थे अभिनंदन उनको भी मालूम है, सारी दुनिया को इसका पता है। 3 जहाज़ उनके शूट डाउन हो गए, 2 हमारी तरफ से, 1 उनकी तरफ से। और हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का था, हमारे जो फाइटर्स की टैक्टिक्स थे ये फार सुपीरियर। एंड ऑनेस्टली मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं फॉर्मर एयर चीफ हूँ या मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ। एंड इंडियन एयरफोर्स नोज इट इन देयर हार्ट ऑफ द हार्ट। अभिनंदन नोज इट इन द हार्ट ऑफ हिज हार्ट कि देयर वाज नो मैच। उनका जो जहाज़ है हमने अपना एविडेंस टेबल के ऊपर रख दिया। एयरक्राफ्ट हमने उनका MiG-21 जो बाइसन है दिखाया, उसके ऊपर चारों के चारों मिसाइल्स एज इट इज़ लगे हुए थे। सो ही नोज कि उस वेलकम टू नेशनल डिबेट। झूठ, साफ झूठ और सफेद झूठ, ऐसे झूठ पर मबनी अवार्ड के खुद वीर चक्रा भी चकराता होगा। अभिनंदन को फॉल्स क्लेम्स के ऊपर, झूठे दावे के ऊपर कि F-16 पाकिस्तान का गिराया अभिनंदन ने, उसके ऊपर उनका सबसे मोअज़्ज़ज़ तरीन सिविल अवार्ड यानी भारत का तीसरा बड़ा सिविल अवार्ड वीर चक्रा दिया गया। और हैरत की बात यह है कि अजीम तरीन ढिठाई का मुजाहरा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से किया गया, उसी ढिठाई का मुजाहरा उनके वज़ीर ख़ारजा की जानिब से किया गया, खुद अभिनंदन की जानिब से किया गया। लेकिन जिस शख्स को यह अवार्ड दिया जा रहा था उसके दिल के अंदर कहीं ना कहीं असलियत मौजूद थी और वो जानता था और उसकी शक्ल से जाहिर था कि उसने ऐसा कोई कारनामा अंजाम नहीं दिया जिसकी बिना पर उसको अवार्ड दिया जा रहा है। हालांकि सिचुएशन बिल्कुल रिवर्स है। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पहले क्लेम कर चुकी हैं, यूएस पहले कह चुका है कि हम काउंट कर चुके हैं कि पाकिस्तान के जितने F-16 थे वो तमाम के तमाम अपनी जगह पर मौजूद हैं, इंटैक्ट हैं और ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि किसी F-16 को गिराया गया हो। सिचुएशन जब बिल्कुल अपोजिट थी तो कुछ इस तरह थी कि पाकिस्तान के अंदर एक तैयारा गिरता है, दूसरा तैयारा गिरता है और एक तैयारे के अंदर से उनका पायलट भी जमीन पर गिरता है। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की पब्लिक से चपेड़े खाने के बाद पाकिस्तान की आर्मी ने जब उन्हें रेस्क्यू किया, पाकिस्तान की जो प्रोटेक्टिव एजेंसीज हैं उन्होंने रेस्क्यू किया, वहां पर खड़े होकर कहता है कि टी इज़ फैंटास्टिक। पाकिस्तान की आर्मी जो है उससे ज़्यादा प्रोफेशनल फोर्स उसने अपनी आंखों से कभी नहीं देखी है। जब पाकिस्तान ने जज्बा खैर सगाली के तहत उस शख्स को उनके एयरफोर्स के हवाले किया, उनकी हुकूमत के हवाले किया, तो वहाँ जाकर बजाय इसके कि इस बात के ऊपर शर्मिंदगी महसूस करता कि मैंने जो किया वो मुझसे गलत हुआ, मैं अपने टारगेट्स को नहीं सही जज कर पाया, मैं हार गया, उसके बावजूद वो बड़े
फख्र के साथ वो अवार्ड वसूल करता है। और पूरी दुनिया के अंदर एक चीज़ देखने में आती है कि अगर जो सर्विंग एयरफोर्स होती है या सर्विंग जो ऑफिसर्स होते हैं वो नहीं कहते, तो जो रिटायर्ड ऑफिसर्स होते हैं वो समझाते हैं कि भाई आप फॉल्स क्लेम्स के ऊपर इतना बड़ा अवार्ड लेने जा रहे हैं, आप आने वाली नस्लों को क्या दिखाएंगे। कल को यही शख्स जब किसी बड़ी पोजीशन पे होगा तो किस इंटेग्रिटी के साथ, किस मोरालिटी के साथ अपने ऑफिसर्स को, अपने जूनियर्स को लेक्चर देगा, उन्हें क्या बताएगा कि मैंने उस कारनामे के ऊपर अवार्ड हासिल किया है जो मैंने कभी किया ही नहीं था। और जब पूरी दुनिया कह रही है, क्रिस्टीन फेयर ने कहा, इसके अलावा और बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने इसको एडमिट किया है कि इंडिया ने ऐसा कोई कारनामा ना तो किया था ना वो कर सकता है। ये स्किल्स की गेम है, और फिर चाहे आपके पास तेजा हो या फिर राफेल हो, लेकिन अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है हैशटैग अभी नन डन। हैशटैग अभी नन डन। मुझे जमील फारूकी कहते हैं, आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज़ पर मुलाजा करें। लेडीज एंड जेंटलमैन, एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट टुनाइट अभी नन डन। ऑन द डिबेट टुनाइट आज के हमारे मौजूद मेहमान में शामिल हैं जनाब एयर मार्शल रिटायर्ड फरहत हुसैन साहब। आप वाइस एयर चीफ ऑफ द स्टाफ हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के, यानी साबिक नायब सरबराह पाक फ़ज़ाइया। इसके अलावा आप बड़ी पोजीशन पे रहे हैं, साबिक चेयरमैन पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स, और करंटली आप प्रेसिडेंट हैं कैस के। आज के हमारे दूसरे और अहम तरीन मौजूद मेहमान होंगे जनाब एयर चीफ मार्शल रिटायर्ड सुहेल अमान साहब, साबिक सरबराह पाकिस्तान एयरफोर्स यानी पाक फ़ज़ाइया। मैं प्रोग्राम के इस हिस्से में साबिक नायब सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर मार्शल रिटायर्ड फरहत हुसैन साहब को खुश आमदीद कहता हूँ। सर, आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि किसी भी मुल्क की फ़ज़ाइया के लिए ये कितना डिफ़िकल्ट होता है कि आपका दुश्मन आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा हो कि हमने आपका F-16 गिराया है और आपको ये बताना हो कि ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली जमील, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वेरियस एस्पेक्ट से। इसको देखा जाए मॉरली, पॉलिटिकली, मिलिटरली इसकी क्या इम्प्लिकेशंस हैं। पहले तो हम बाय नाउ हम सबको पता है कि एक्चुअल क्या हुआ था, इसमें कोई शक नहीं है। बट कमिंग बैक टू दिस कि एविडेंस क्या है। एविडेंस हर तरह का मौजूद है जो क्लियरली आइडेंटिफाई करता है कि कोई हमारा F-16 माशाल्लाह वहाँ लूज़ नहीं हुआ। ठीक है, एविडेंस कैसे देखना होता है, इसको हिस्टोरियन कैसे देखेंगे, ये एक बड़ा क्वेश्चन आता है। हिस्टोरियन कैसे देखेंगे कि क्या ग्राउंड पे कोई रैकेज मिला किसी को, नंबर 1 नहीं था। दूसरा, उसके बाद जो वो क्लेम कर रहे हैं कि फ़लाने जहाज़ ने ये गिराया है, अभिनंदन ने गिराया है, हाँ जी। तो अभिनंदन का जहाज़ जब गिरा था उसके ऊपर कोई मिसाइल कम था? नो, उसके जो MiG-21 एयरक्राफ्ट चारों के चारों लगे हुए थे, वो उसकी पुरानी जनरेशन में 2 मिसाइल होते थे। अब ये बिस है जो बाइसन अपग्रेडेड है, इसके ऊपर 4 मिसाइल होते हैं। चारों के चारों मिसाइल हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है, दिस इज़ वन एविडेंस। उसके बाद जो सबसे बड़ा एविडेंस होता है कि भाई आप इस ज़माने में आप अपने जहाज़ का लॉस नहीं छुपा सकते, बिकॉज द एयरक्राफ्ट हैज़ टू लैंड बैक। There are men, there are officers, the entire base looks at सैटेलाइट्स, वो सारी चीजें यूएस बैठा है। ठीक है। सो और जो इंडिपेंडेंट हिस्टोरियंस हैं, बल्कि इंडिपेंडेंट जो हमारे को ज़्यादा फेवर में नहीं बोलते, उन्होंने भी वेरीफाई किया हुआ है कि भी पाकिस्तान का कोई F-16 लॉस नहीं हुआ था। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जब यूएस ने डिक्लेयर कर दिया कि वी हैव काउंटेड द नंबर्स मौजूद हैं। सो ऑल दीज थिंग, ये सारे के सारे फैक्टर्स जो है ना एक ही तरफ जाते हैं कि ये उन्होंने एक गलत क्लेम किया। अब वो अवार्ड देते हैं उसको, जो भी करते हैं, वो एक अलग बात है, उनका मामला। लेकिन मैं तो इस चीज़ को देखना चाहूँगा कि एक फाइटर पायलट ने गलत क्लेम किया है और ये एक मॉरली, मिलिटरली ये बहुत सीरियस ऑफेंस है। अच्छा एयर मार्शल साहब, ये फाइटर पायलट का क्लेम से ज़्यादा तो उनकी गवर्नमेंट का क्लेम लगता है, उनकी एयरफोर्स का क्लेम लगता है। फाइटर पायलट की तो बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो किस पोजीशन में है और अंदर से कितना खिफत छुपाने की कोशिश कर रहा है। जमील साहब, एक्चुअली मैं ठीक है, आपकी बात ठीक है, पॉलिटिकली उनको कंपेल किया होगा कि आप क्लेम करें, लेकिन ये जो प्रोसेस है ना अवार्ड का, ये इतना सिंपल नहीं है। इंडिविजुअल हैज़ टू क्लेम कि जी मैंने ये शूट किया, फिर इसको वेरीफाई किया जाता है थ्रू वेरियस मीन्स, उसकी फिल्म देखी जाती है,
उसके वेपन की देखी जाती है, उस सारी की सारी एयर डिफेंस ग्राउंड एनवायरनमेंट जो रेडार्स होते हैं उनकी रिकॉर्डिंग होती है, वो सारी पूरी मैपिंग होती मौजूद होती वो मैपिंग के बाद किसी ने उसको सर्टिफाई करना होता है लेके कि हाँ जी ये बहुत ब्रेवरी का एक्ट था, इसने ये किया। दैट मीन्स उसके सुपरवाइजर जो सीनियर एयरफोर्स के ऑफिसर्स हैं उन्होंने लिखा है, इंक्लूडिंग द एयर चीफ, उन्होंने लिखा होगा कि हाँ जी हमने अभिनंदन ने एक जहाज़ गिराया है। अब ये सारे का सारा एयर फोर्सेस जो होती हैं, बल्कि ऑल मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट जो हैं, जो किस चीज़ पे खड़ी होती हैं, मोरालिटी, इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी। कोई फाइटर पायलट और फॉर दैट मैटर कोई ऑफिसर वर्थ हिज नेम अगर वो गलत क्लेम कर रहा है तो वो उसकी अपनी इंटेग्रिटी सबसे पहले अंडर क्वेश्चन आ रही है, तो पूरी एयरफोर्स की, उसके बाद पूरी एयरफोर्स की आ रही है। हाँ जी। तो ये इंटेग्रिटी का इशू है पहले, सबसे पहले, और ये हिस्टोरियन इसको डॉक्यूमेंट करेंगे तो ये सारी ओवर इनको फेस करना पड़ेगा। राइट। अच्छा, हिस्टोरियंस तो करेंगे जाहिर है कि वो वक्त इस चीज़ को साबित करता होता है, और वो दूसरी तरफ से वक्त के हिसाब से ही झूठ बोला जाता रहेगा जब तक वो बोल सकते हैं। बट द थिंग इज कि क्या इंटरनेशनली कोई ऐसे फॉरम्स भी हैं जिसके ऊपर इसको डिस्क्रेडिट किया जाए कि आप लोगों ने झूठ के ऊपर अपना तीसरा बड़ा मिलिट्री सिविल अवार्ड जो है ना वो दे दिया एक ऐसे बंदे को जो झूठ बोल रहा है? एक्चुअली एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन, तो आई एम नॉट अवेयर कि मिलिट्री का इंस्टीट्यूशन है जिसमें हम जाके अपना मुकदमा लड़ सकें, ऐसा तो कोई इशू नहीं। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे तो हो सकता है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल जिस तरह गवर्नमेंट ने हमारी ने ऑब्वियसली आप देखा होगा फॉरेन अफेयर्स ने स्टेटमेंट दे दिया है और कोई फोरम पे ये बात होती रहेगी। लेकिन बेसिकली ये जो एयरफोर्स है उसके लिए जो प्रोफेशनल लॉस है ये एक्चुअली कि क्लेम तो आपने कर लिया, आप सारी उम्र इसको डिफेंड करते रहेंगे। एक झूठ को छुपाने कई झूठ बोलेंगे। अपने पार्टनर्स जो हैं वो भी इनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं। सो ये सारी उम्र एक झूठ को तो ये इनकी ये वैल्यू बन जाएगी। सो वर्सेस एन एयरफोर्स जो कि हमारी जो माशाल्लाह रेज हुई है ऑन वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर अ फाइटर। He has to, if he has to face, he has to face it honestly. I think मुझे नहीं पता उसके ऊपर कितना प्रेशर होगा, but I think any fighter pilot of the rank of group captain worth his name should have refused. Should have, लेकिन उसने नहीं किया। ये बहुत बड़ा डैमेजिंग होगा उसके फ्यूचर के लिए भी, उनके एयरफोर्स के लिए उनके एयरफोर्स के लिए मोरल बहुत उनका। अच्छा, आपने पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स को हेड किया है एज ए चेयरमैन। आपने JF-17 थंडर प्रोग्राम को बाकायदा 8 साल तक उसको लुक आफ्टर किया है। तो JF-17 थंडर तो वैसे पाकिस्तान की एक शनाख्त है, इमेज उसने पाकिस्तान का बड़ा बिल्ड किया है। इस खास 27 फरवरी वाले इवेंट के बाद कुछ ज़्यादा बेहतर मार्केट नहीं हुआ JF-17 थंडर? JF-17 में आपको बताऊं कि ये तो एक बहुत पॉजिटिव फैक्टर है। ये किसी भी कॉम्बैट वेपन सिस्टम के लिए कॉम्बैट प्रूवन होना एक उसकी अपनी एक क्रेडिबिलिटी ऐड करता है। ये तो उसमें फैक्ट है। जिस तरह लोग जब वेपन सिस्टम ख़रीदते हैं तो वो यही चीज़ें देखते हैं, इसकी ऑपरेशन कैपेबिलिटी क्या है, क्या कॉम्बैट प्रूवन है, कॉम्बैट वो ये डेफिनेट स्टेप है फॉरवर्ड इन आवर ऑपरेशनल आउटलुक ऑफ द JF-17, जिससे ये सक्सेसफुली टेस्टेड वापस बिल्कुल जाहिर है। इसके बेसिस के ऊपर मार्केटिंग जो हो रही है, इसी बेसिस के ऊपर ये भी एक फैक्टर होगा। That's why it's being exported. बिल्कुल इंशाल्लाह। राइट। अच्छा, तेजाज एक समोसा टाइप का एक जो है ना इन्होंने प्लेन इंट्रोड्यूस कराया दुबई एयर शो में, उसको और JF-17 थंडर को क्या हम कंपेयर कर सकते हैं टेक्निकली, अगर हम करना चाहें, और ये टेक्निकली? एक्चुअली तेजा जिसको LCA भी कहते हैं, इसकी एक हिस्ट्री थोड़ी सी बता दूं मैं आपको। प्लीज़ 19 अर्ली 80s में ये कंसीव हुआ था और आई वॉज अ विंग कमांडर। उस वक्त हम इसको कंसीव हो रहा था, काम हो रहा था। हमारा JF-17 के ऊपर कॉन्सेप्ट जो शुरू हुआ है 94 में शुरू हुआ, उससे पहले थोड़ा बहुत होमवर्क था, बट फॉर्मली हमने इसको 94 में, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था 99 में। राइट, ठीक है। सो अगर आप इसको टाइम फ्रेम में देखें तो हमने काम शुरू किया था 80s में, उन्होंने बिगिनिंग में, हमारा 90s में है। सो अबाउट 10-12 साल हम उनसे पीछे थे इन स्टार्टिंग दी डिज़ाइन ऑफ द एयरक्राफ्ट। ऑलराइट, हम पीछे थे। ठीक है। और पीछे क्यों थे? हमारी अपनी उसमें थी थिंकिंग का प्रोसेस था, उसमें सारे इवैल्यूएशन और टाइम लगा उस चीज़ को। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद आप आज देख लें
हमारा JF-17 2007 में पाकिस्तान एयरफोर्स में इंडक्ट हो चुका था, ठीक है जी। उनका तो इंडक्शन का अपनी एयरफोर्स नहीं मान रही उसको इंडक्ट करने के लिए। अभी उन्होंने जाके एक कॉन्ट्रैक्ट मेजर किया है Q-83 एयरक्राफ्ट का, कोई ये वो इस तरह का। तो और हम 2007 में इसको 2007, 8, 9 में ऑपरेशनल कर चुके। यानी So, हम 10 साल अब आगे 10 चले साल गए। आगे हैं। आगे चले So, गए। 10 साल की लीड थी उनकी, हमने उनको 10 साल पीछे छोड़ दिया। दिस इज वाई, क्यों? नहीं, उनका ये तो चलो ये हो गया। MiG-21 गिराकर हमने उनको कितने साल पीछे किया? वो तो मेरे ख्याल की एक जनरेशन एक ऐसी एयरफोर्स जो हमारी एयरफोर्स से 3 गुना बड़ी है जी। और वो अभी भी उनका PM ये क्लेम कर रहा था कि हमारे पास अगर राफेल नहीं क्या कर देना था। ये एक फॉल्स क्लेम, अगेन फॉल्स क्लेम। एक्चुअली बात ये है कि अंदर से चीज़ें इनको भी पता होती हैं, तो इसलिए वो सच कभी कभी बाहर निकल आता होता है। हालांकि इंडियन एयरफोर्स को देखें, मैं बड़ी रिस्पेक्ट से देखूंगा उसको, बिकॉज इट्स अ लार्ज एयरफोर्स, हमसे 3 गुना बड़ी है। उनमें हाईटेक एयरक्राफ्ट हैं, मिराज 2000 फ्रेंच एयरक्राफ्ट, जैगुआर, MiG-29, SU एंड MiG-21 की लंबी लाइन लगी हुई है। ये सारे के सारे अवेलेबल थे जब ये रफाल नहीं था। जब ये फरवरी 2019 का इनकाउंटर हुआ है तो उस वक्त ही जहाज़ अवेलेबल थे। वाई डिड द प्राइम मिनिस्टर इंडिया के को कहना पड़ा कि अगर रफाल हमारे पास होते? इस तरह की स्टेटमेंट उसके बाद भी आई थी जब रफाल आ गए थे पहले, इंडियन एयर चीफ की भी। जी कि हम एयर डिफेंस में अब बहुत स्ट्रांग हो गए। तो पहली तो बात ये कि क्या पहले जो उनके वेपन सिस्टम थे वो स्ट्रांग नहीं थे तो किस चीज़ पे वो बेस कर रहे थे कन्फ्रंटेशन? Agreed. दूसरी बात ये है कि अगर 30-35 जहाज आने से वो बहुत स्ट्रांग हो गए तो दैट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग। ठीक है, तो ये 30-35 जहाज क्या वो काया पलट देंगे उनके? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। एयरक्राफ्ट इंडक्शन होती है, उसका प्रोसेस होता है, उसकी ट्रेनिंग होती है, उसकी ऑपरेशनल, इसलिए 4-5 साल लगते हैं। स्किल मैटर करती हैं। सो बेसिकली उन लोगों का ये अंडर कॉन्फिडेंट उसको इस तरह निकला उनके मुंह से कि भी हमारी एयरफोर्स वाज नॉट केपेबल ऑफ डिफेंडिंग पाकिस्तान एयरफोर्स, जो कि एक बहुत वेल ट्रेंड स्मार्ट छोटी एयरफोर्स है बट उसके शार्प कटिंग एज। इस ब्लैटेंट लाई का कितना खमियाजा भुगतना पड़ेगा आपको? अब आइए, अगर इंडियन एयरफोर्स का ये जो ग्रुप कैप्टन है ये आने वाले 15 साल के बाद ये उनका एयर चीफ बन जाता है तो उनकी एयरफोर्स को ये खमियाजा कब तक भुगतते रहना पड़ेगा? पहले तो ये है कि एयर चीफ बनता है या नहीं बनता वो एक बात अलग है। वीर चक्रा दे सकते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं सर। नहीं, वो ठीक है आपकी बात, लेकिन एक वो अब इसके बाद थोड़ा फेड आउट भी होना है इस इशू ने, तो वो उसने, लेकिन बाकी दुनिया के माहौल में शायद फेड आउट हो जाए थोड़ी देर के लिए, लेकिन फॉर दैट इंडिविजुअल अभिनंदन और उसकी एयरफोर्स को तो आज से बाद याद रहेगा कि हमने झूठ पे हमने कोई इतना स्टेटमेंट ठीक नहीं दी फॉर गेटिंग अ मेडल। तो हाउ विल ही फेस हिज मैन, हाउ विल ही फेस इन कॉम्बैट? अपने पार्टनर को जब ट्रेन कर रहा होगा, क्या उसकी ऑनेस्टी पे कोई बिलीव करेगा? उसका फॉर्मेशन नंबर 2, 3, 4 नो, जो बाकी लोग उसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, द लैंड फोर्सेस ट्रस्ट ऑन अ फाइटर पायलट टू गो एंड डिस्ट्रॉय अटैक, क्या उसकी इंटेग्रिटी पे वो उसकी स्टेटमेंट पे कोई बिलीव करने की कोशिश करेगा? नहीं। ये एक बड़ा इशू है ऑफ इंटेग्रिटी एंड डीमोरलाइजिंग एलिमेंट फॉर द IAF। राइट। अब अगर स्किल्स का कंपैरिजन किया जाए, पाकिस्तानी फाइटर पायलट्स दुनिया के बेहतरीन पायलट्स में से एक माने जाते हैं, उसको अगर इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स की स्किल्स के साथ कंपेयर किया जाए तो हम कितना बेहतर हैं उनसे, इंडियन एयरफोर्स से? अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा एक कंपैरिजन में आपके क्वेश्चन को एड्रेस करता हूँ। देखिए, इक्विपमेंट सब लोग खरीद लेते हैं, ठीक है, यस, आजकल इक्विपमेंट के साथ भी पॉलिटिकल कंडीशंस आजकल वो भी एनवायरनमेंट जो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में वेरी करता है, लेकिन एज्यूमिंग कि आपके पास इक्विपमेंट है, अब आपने इस इक्विपमेंट को यूज़ करना है इन द मॉडर्न डे में यूज़ करना है। दैट मीन्स आपने ट्रेन करना है पहले तो अपने सिस्टम के ऊपर, ठीक है, उसको मास्टर करना है। दूसरा, उसको मास्टर भी करना है टू काउंटर एन एनिमी हु इज वेल ट्रेन्ड, ठीक है ना। सो देयरफॉर ये एक बहुत ही एलैबोरेट प्रोसेस है, ये ओवरनाइट नहीं हो सकता, ठीक है। मैं इंडिया में रहा हूँ 3 साल एज एयर अटैची, मुझे उनकी एयरफोर्स की ट्रेनिंग का बाद, उनकी ट्रेनिंग हमारी ट्रेनिंग से बहुत पीछे है, एंड आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली बिकॉज मैंने इसको बहुत करीब से इवैल्यूएट किया इंडियन एयरफोर्स को।
तो हमारा जो प्रोसेस है ना ऑफ ट्रेनिंग फ्रॉम डे वन, मास्टरिंग द इक्विपमेंट, तो एक्चुअली ये एक इसमें आप देखें, और हर रोज़ हमारे यहाँ इस पे काम हो रहा होता है। ये नहीं कि पहले इवेंट हो गया तो उस पर खुश हो जाएंगे, नहीं, अभी अगली वॉर जो है, और भी अब एयर पावर जो है ये बहुत तेज़ वॉर हो रहेगी। हर वॉर में एयर पावर का रोल, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी शार्प, फास्ट, शार्प एंड डिस्ट्रक्शन ओरिएंटेटेड। राइट। इससे डिस्ट्रक्शन बहुत करेगी एफर्ट, बिकॉज अब प्रिसिशन गाइडेड वेपन्स आ गए हैं, स्पेस आ गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, साइबर वॉरफेयर इसमें शामिल हो गया। ये सारी की सारी चीज़ें मिलकर एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाना होता है एयरफोर्स को, जो कि एयरफोर्स हमारी माशाल्लाह तैयार है, वो कर रही है, करता है इंडिया में। हमारी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी है। हमारे स्कूल्स जो बने हुए ट्रेनिंग के, लीडरशिप स्कूल्स हैं, रिसालपुर की ट्रेनिंग है, वॉर कॉलेज भी है, एयर वॉरफेयर सेंटर की ट्रेनिंग है, जहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ट्रेनिंग के लिए आते हैं। सो हमारा कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग सिस्टम है, एंड आई हैव वेरी कॉन्फिडेंट ऑन दिस कि इंशाल्लाह वी विल डिलीवर एट द टाइम, और वी हैव प्रूव्ड इट मेनी टाइम्स। जनाब एयर मार्शल रिटायर्ड फरहत हुसैन साहब, फॉर्मर वाइस चीफ, आप स्टूडियोज़ में एक्सक्लूसिवली हमारे पास तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वातीन हज़रात, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हम वापस आएंगे तो हमारे पास साबिक सरबराह पाकिस्तान एयरफोर्स एयर चीफ मार्शल रिटायर्ड सुहेल अमान साहब होंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। मैं साबिक सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल रिटायर्ड सुहेल अमान साहब को इस एक्सक्लूसिव सेगमेंट में खुश आमदेद कहता हूं। सर, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भारत ने अभिनंदन को वीर चक्र से नवाज दिया है, और फॉल्स क्लेम्स के ऊपर, यानी एक ऐसा दावा जो कभी ना सच साबित हुआ, ना भारत के पास सबूत है कि उसे सच साबित कर सकता है, उसके ऊपर उन्हें वीर चक्र दे दिया गया। बतौर साबिक सरबराह पाक फ़ज़ाइया आप इसके ऊपर कैसे कमेंट करेंगे सुहेल अमान साहब? ये एक बहुत ही अहम मसला है जिसको हम आज डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि अवार्ड देना एक गवर्नमेंट का प्रोगेटिव है, एक सर्विस का प्रोगेटिव है, वो दे सकते हैं, लेकिन जो उसकी साइटेशन लिखी गई है दैट इन्वॉल्व्स पाकिस्तान एयरफोर्स, और उसमें एक ऐसा क्लेम करना जो कि बेस्ड है, वी कैन डिस्कस इट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आवर डिस्कशन, वो मुनासिब नहीं है। और उसमें जहाज़ का गिरना या ना गिरना तो बात की बात है, लेकिन एक नेशनल इंटेग्रिटी और एक सर्विस की इंटेग्रिटी जो है वो बड़ा अहम मसला है जिसको हमें थ्रेडबेयर देखना चाहिए, और उसको हम थ्रेडबेयर एनालिसिस करेंगे। सुहेल अमान साहब, आपको लगता है कि कोई भी एयरफोर्स अगर किसी फॉल्स क्लेम के ऊपर इतना बड़ा अवार्ड अपने किसी बंदे को दे देती है तो उसका अपना मोरल कहाँ स्टैंड करता है पूरी एयरफोर्स का? आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडियन एयरफोर्स, यू नो। देखिए, दिस इज़ द वर्ल्ड ऑफ परसेप्शन मैनेजमेंट, कि आप क्या परसेप्शन देना चाहते हैं। मेरे ख्याल में इंडियन गवर्नमेंट से और सिमिलरली इंडियन एयरफोर्स से ये एक बहुत बड़ा जो है मिस्टेक नहीं, ब्लंडर हो गया है, बिकॉज द फैक्ट्स कैन नॉट बी हिडन। फैक्ट्स कभी ना कभी सामने आ जाते हैं, और ये तो एक ऐसा केस है जिसमें फैक्ट्स बिल्कुल सामने हैं, और मेरा ख्याल ये है कि इंडियन एयरफोर्स को बड़ी अच्छी तरह से मालूम है हकीकत क्या है। जो उनके पायलट थे अभी अभिनंदन, उनको भी मालूम है, और जो उनकी हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और सब कुछ देखते रहे, उनकी रिटायर्ड जो एयरफोर्स कम्युनिटी है उनको भी अच्छे तरह से मालूम है कि विदाउट एन एविडेंस एक क्लेम किया गया, और जब आप एक अवार्ड दे देते हैं तो वो उसके ऊपर एक मोहर सी लग जाती है कि जिस पे आप कहते हैं एज अ स्टेट के सच्चाई है, हालांकि सच्चाई पे कतन मुबनी नहीं है। जिस तरह आपने फरमाया कि रिटायर्ड उनके जो ऑफिसर्स हैं उनको भी पता होगा। देखें, यूनिफॉर्म आपकी चली जाती है लेकिन रैंक्स तो वही रहते हैं। ये फोर्सेस या सर्विसेज जो होती हैं उसका एक तरीक़ाकार है, तो कम से कम मोरालिटी इतनी तो होनी चाहिए रिटायर्ड फौजी अफसरान में इंडिया के कि वो सर्विंग ऑफिसर्स को ये बता सकें कि आप फॉल्स क्लेम के ऊपर या गलत के ऊपर एक बड़ा अवार्ड देने जा रहे हैं जिसका इम्पैक्ट नेगेटिवली आएगा और आया है। तो ऐसा नहीं होता फोर्सेस के अंदर ये जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं वो समझाएं अपने सर्विंग ऑफिसर्स को या अपनी हुकूमत को? देखिए, रिटायर्ड ऑफिसर्स की एक सर्टन जो है लिमिटेशन है ऑफ नॉट एक्सेस टू द एविडेंस।
अगर आप देखें तो जो इंडिया ने एविडेंस पेश किया अपने इवन रिटायर्ड ऑफिसर्स के सामने और इंटरनेशनल मीडिया के सामने, वो बड़ा ही हम्बल और वीक किस्म का एविडेंस था। अभिनंदन यहाँ शूट डाउन होते हैं और पहला सेंटेंस जब वो मिलते हैं हमारे ऑफिशियल्स के साथ, वो ये कहते हैं कि मैं टारगेट ढूंढने की कोशिश कर रहा था। अब एक आदमी का उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने टारगेट किया, उन्होंने कहा कि मैं टारगेट ढूंढने की कोशिश कर रहा था, जो कि इटसेल्फ एम्बिगुअस था बहुत ज्यादा। और ये जो इनिशियल स्टेटमेंट है बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दीज आर एक्चुअली ट्रू रिफ्लेक्शन व्हाट हैज हैपेंड। उसके बाद उन्होंने रेडार पिक्चर एक दिखाई कि वहाँ से स्कोप पे से एक ब्लिप गायब हो गया। हमारे जो लोग टेक्निकली जानते हैं, इट वाज एन इंटेंस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिनेरियो, और उसके अंदर तो रेडार के ऊपर ब्लिप्स को आप रिलाई नहीं कर सकते। उसके बाद जो सबसे बड़ी बात हुई, उन्होंने कहा कि जो कम्युनिकेशन थी, रेडियो की कम्युनिकेशन थी, उसके अंदर भी ये प्रूफ होता है कि F-16 जो है उसको टारगेट किया गया। जब उनके अपने रिटायर्ड ऑफिसर्स से पूछा कि आप हमें एक एविडेंस के तौर पे वो सुनवा दें, तो उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी के जो हमारे डोमेन्स हैं उन पे हम नहीं कर सकते। देखिए, एक इंटेग्रिटी को आपकी चैलेंज हो रहा है। देयर इज़ अ वर्ल्ड हु इज़ क्वेश्चनिंग यू। आई मीन अमेरिकन्स के जो थिंक टैंक्स हैं, उनके जो रिसर्चर्स हैं, उन्होंने खुल के ये बात कही, बिकॉज एयरक्राफ्ट का डाउन होना इतनी छोटी चीज़ नहीं है। लॉकहीड एग्जैक्टली नोज हाउ मेनी एयरक्राफ्ट आर देयर, बाकायदा उसकी कम्युनिकेशन होती है। और अमेरिकन्स के जो थिंक टैंक के लोग थे, उनका ये ख्याल था कि ये हो जाता तो अच्छा था, लेकिन ये हुआ नहीं। और उन्होंने कहा 100% ये प्रूफ के साथ है। सो कोई भी एयरफोर्स इसको इतनी देर तक छुपा नहीं सकती है। आई मीन F-16 का गिरना वो कितनी देर तक आप कोई भी एयरफोर्स छुपा सकती है, दिस इज नॉट पॉसिबल। और जिस तरह आपने कहा, तो अब एक और तबका है इंडिया के अंदर भी और पाकिस्तान में भी, शायद एक रोशन ख्याल तबका है जो समझता है कि जो जाली बालाकोट एयर स्ट्राइक थी, उसमें इंडिया की इंटेंशन नहीं थी कोई एयर स्ट्राइक करने की, लेकिन मैसेज डिलीवर करना मकसूद था। तो ये कितनी फाल्स बात है, क्योंकि अब बाद में वो 300 बंदे मारने का भी क्लेम करते रहे। आप इसको किस तरह से देखते हैं बतौर साबिक एयर चीफ मार्शल सुहेल मान साहब? देखिए, दो फेजेस को हमें क्लियरली देखना होगा। एक, व्हाट इज़ द पॉलिटिकल इंटेंशन, और दूसरा मिलिट्री कैपेबिलिटी क्या है। जब तक इनका एक इम्तजाज नहीं हो जाता, आप अपने नेशनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं कर सकते। फुल स्टॉप ऑन दिस। जो उनका नेशनल नैरेटिव था या पॉलिटिकल एम्बिशन थी, वो ये था कि वी कैन गो इनसाइड एंड वी कैन टारगेट एनीथिंग एंड कम आउट। वो हमें बिल्कुल अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि उनकी एयरफोर्स, हमारी एयरफोर्स तो ज़रबे अज़्ब और इतने सारे जो इवेंट्स हुए, वी प्रोफेशनल इन हैंडलिंग ऑल दिस, इन तमाम ऑपरेशन, स्पेशली जो काउंटर टेररिज्म के ऑपरेशंस हैं। सो देयर सक्सेस वाज कंप्लीटली मार्जिनाइज्ड एंड वी फाउंड आउट कि उन्होंने कुछ भी टारगेट नहीं किया बालाकोट पे। नाउ दैट वाज एन एम्बैरेसमेंट। अब उस एम्बैरेसमेंट को मज़ीद छुपाने के लिए जब उन्होंने अगले दिन हमारी तरफ से एक स्ट्राइक लॉन्च होती है, तो उसको रोकने की कोशिश की, और वो भी बड़ी शिद्दत से नाकाम रही। हम सारी दुनिया को इसका पता है। 3 जहाज़ उनके शूट डाउन हो गए, 2 हमारी तरफ से, 1 उनकी तरफ से। सो पॉइंट ये है कि आपकी पॉलिटिकल एम्बिशन एक जगह पे है, आपकी मिलिट्री कैपेबिलिटी उसको सपोर्ट नहीं कर रही, और सबसे बड़ा आपका मिसकैलकुलेशन ये है कि आपने समझा कि हम रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। देखिए, ये जो क्लेम है, इसको समझने की कोशिश कीजिए कि एक एयरफोर्स है जो इंडियन एयरफोर्स, जो हमसे 3 गुना बड़ी है। फाइटर जहाज़ों को ले लें, बाकी भी आर्सेनल बहुत है उनके पास, और एक छोटी सी एयरफोर्स है, वो उनको नाको चने चबवा देती है। आई रियली विश इफ यू लुक एट द कॉम्बैट विच हैपेंड देयर, उस कॉम्बैट में दोनों का जोड़ ही नहीं है। इंडियन एयरफोर्स, मैं वो सारी डॉग फाइट की एनिमेशंस और चीज़ें देख चुका हूँ, इसमें कोई शक नहीं है जो बात आप कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इतनी बड़ी एयरफोर्स और उनके पास 3 मल्टीपल पाकिस्तान से ज़्यादा कैपेबिलिटी है टैक्टिकली अगर देखा जाए, लेकिन उसके बावजूद अब स्किल्स की बात कर लेते हैं। हमारी एयरफोर्स के जो प्रोफेशनल पायलट्स हैं, उनके स्किल्स को आप किस तरह आगे जाए? दायरा आप एयर चीफ के तौर पर उनको देखते रहे हैं, क्या उसका कोई कंपैरिजन है इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स के साथ? एक बहुत अच्छा इवेंट हुआ मेरा ख्याल है पाकिस्तान एयरफोर्स के हिसाब से, और एक बहुत बुरा इवेंट हुआ इंडियन एयरफोर्स के हिसाब से। दैट द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड एरोप्लेन्स एरेना में थे, SU-30s थे, मिराज 2000 थे, और MiG-21s थे। वेयरएज ऑफ कोर्स हमने भी अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड किया। देखने की बात सिर्फ यह है, जब आप स्किल्स की बात करते हैं तो स्किल्स के अलावा एक ऑपरेशनल प्लान की भी बात है। जब आप दुश्मन से लड़ने जाते हैं तो आप हमेशा अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड करते हैं।
अब आप यहाँ पे देखें तो इंडियन एयरफोर्स के MiG-21 सबसे आगे हैं जी। और Su-30s जो है जो अच्छे एसेट्स है वो पीछे है। माइंड सेट को देखें, जो ऑपरेशनल प्लानिंग है और उसको एग्जीक्यूशन है उस पे फॉल्ट्स है। फिर जाहिर है कि व्हेन यू गो आउट देयर तो फिर आप लड़ते हैं सही तरीके से, और हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का था, हमारे जो फाइटर्स की टैक्टिक्स थे ये फार सुपीरियर। एंड ऑनेस्टली मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं फॉर्मर एयर चीफ हूँ या मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ। एंड इंडियन एयरफोर्स नोज इट इन देयर हार्ट ऑफ द हार्ट, अभी अंदर नोज इट इन द हार्ट ऑफ हिज हार्ट कि देयर वाज नो मैच। अभी नन डन, वो जानता है इसको कि मैंने किया कुछ नहीं है लेकिन अवार्ड ले गया मैं। दे नो इट वेरी वेल सर, राइट? बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखिए उनका जो जहाज़ है हमने अपना एविडेंस टेबल के ऊपर रख दिया। अभिनंदन तो था ही यहाँ पे अंदर आके वो क्रैश हुआ उनका। उसके अलावा जब एयरक्राफ्ट हमने उनका MiG-21 जो बाइसन है दिखाया, उसके ऊपर चारों के चारों मिसाइल्स एज इट इज़ लगे हुए थे। सो ही नोज कि उसने कोई मिसाइल फायर नहीं किया। मेरा ख्याल है कि अभिनंदन और पाकिस्तान और जो इंडियन एयरफोर्स है बड़े टाइट कॉर्नर में आ गए बाय दिस गवर्नमेंट प्रेशर, एंड नाउ दे हैव टू अपहोल्ड इट। लेकिन जो झूठ है उसको आप बहुत देर छुपा नहीं सकते, और अब ये बात इस तरह डिसॉल्व नहीं होगी। जो है अमेरिकन्स विल टेक एन नोटिस ऑफ इट, क्योंकि उनके भी जो है वो जानते हैं सच क्या है। वट एवर द पोलिटिकल डायमेंशंस में भी वो एक सोसाइटी है जो सच बोलने पे यकीन रखती है। और अब जो इशू है वो जहाज़ के शूट डाउन होने का या ना होने का बाद में है। असल इशू ये है कि एज अ स्टेट आप लाए कर रहे हैं, एज अ सर्विस आप लाए कर रहे हैं। एंड आई थिंक हम जो मिलिट्री में हर जगह होता है, लेकिन मिलिट्री में ख़ास तौर पे हमें इंटेग्रिटी के ऊपर बहुत एम्फसिस दिया जाता है, कहीं की भी मिलिट्री हो। एंड इंटेग्रिटी इज़ बेसिकली यू डू व्हेन नोबडी, यू डू राइट जब कोई भी आपको वॉच नहीं कर रहा हो। तो यहाँ पे तो सिचुएशन ये हो गई कि इतना बिलेटेड लाए हो गया, कहीं पे कोई एविडेंस नहीं है, और पाकिस्तान ने तो एविडेंस सारा टेबल के ऊपर रख दिया। वहाँ पे एविडेंस को ये कह के छुपाया जा रहा है कि ये सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट है। किस तरह का सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट है? अगर आप सच्चे हैं तो टेबल पे रखें अपना एविडेंस, विच दे कैन नॉट। यानी इंडिया का ये क्लेम न सिर्फ उनकी एयरफोर्स का बल्कि उनकी गवर्नमेंट का, नरेंद्र मोदी का ये क्लेम कि अभिनंदन ने पाकिस्तान का F-16 गिराया, ये सफ़ेद झूठ है, ये पाकिस्तान एयरफोर्स के साबिक सरबराह कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। देखिए एविडेंस तो बेतहाशा है, मतलब ये है कि इसमें कोई इशू भी नहीं है, लेकिन उनकी जो बौखलाहट थी, अगर आपको वो याद हो 27 फरवरी को और ये जो चल रहा था, दे न्यू कि विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम दो तो जहाज़ उनके हमारे जहाज़ों से मारे गए, और उस बौखलाहट में उन्होंने अपने एक हेलीकॉप्टर भी गिरा दिया, अपना हेलीकॉप्टर शूट डाउन कर दिया, थिंकिंग के पाकिस्तान का है। तो ये उनके कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम का एक बहुत बड़ा फेलियर है। मैं इस वक्त इसको एक एज एन ऑपरेशनल एक्सपर्ट इसको डायसेक्ट कर रहा हूँ कि बिकॉज यू नो वॉर अब जो है और एयर कैंपेन्स और एयर बैटल्स हैव रियली बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स। उसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर चलता है, एवेक्स हैं, रिफ्यूलर्स हैं, एंड देयर सो मेनी एसेट्स बीइंग प्लेड टुगेदर टू मेक श्योर कि आप दुश्मन को शिकस्त दें। सो व्हेन यू लुक एट दैट वीडियो, लाइक यू सेड दैट यू हैड अ ग्लिम्स ऑफ इट, उसमें नज़र आता है कि एक तरफ जो है वो कंप्लीट बौखलाहट के लोग शिकार हैं और ये भी नहीं उनको पता कि उनके अपने जहाज़ कहाँ पे, और दूसरी तरफ हमारी तरफ अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा एक करम था कि हमारे पायलट में, हमारे कंट्रोलर्स में, तमाम ऑपरेशन क्रू के अंदर एक कंप्लीट सकीनत थी, सुकून था और पीसफुल तरीके से ऑपरेशन कर रहे थे। वन थिंग, आपने स्किल्स की बात की है जी, इस तरह के ऑपरेशंस हमारे एयरफोर्स के लिए कोई सरप्राइज नहीं थे। हम बहुत अरसे से एंटिसिपेट कर रहे हैं कि इस तरह के ऑपरेशंस होंगे, और उसके लिए हमारी प्रिपेयर्डनेस 150% थी। दीज मिशंस वर प्रिपेयर्ड, रिहर्स्ड a number of times, so these were at the back of the palm of our entire operational crew. और लास्ट स्पेक पे आपको और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगा, और वो ये है, और अगेन आई एम टॉकिंग एज एन एक्सपर्ट ओनली, कि हमारा रिस्पॉन्स बड़ा नपातुला और ग्रेजुएटेड था। हम अपने ऑफेंसिव रिस्पॉन्स के अंदर वी कुड हैव बीन मच मोर डेडली। हम उनके टारगेट जो एग्जैक्टली जो लास्ट मोमेंट पे हमने थोड़ा सा साइड पे कर दिया, वो हमने नहीं डिस्ट्रॉय किया, बिकॉज वी डिडंट वांट वॉर। हमने उसको ग्रेजुएट किया, और इस जगह पे भी जहाँ पे उनके दो जहाज़ बड़े कन्वीनियंटली मारे गए, अगर हम सही अपने ऑफेंसिव मूड के अंदर जाते तो इंडियन एयरफोर्स होता, तो उनके बहुत सारे जहाज़ों को हम जो है टारगेट कर सकते थे। बट आई थिंक प्रूडेंस प्रिवेल्ड, देयर वाज अ गुड
पॉलिटिको मिलिट्री अंडरस्टैंडिंग कि हमने रिस्पांस देना है, लेकिन उसको ग्रेजुएटेड और नपा-तोला रखना है ताकि ओवरऑल टेम्परेचर्स जो है टू न्यूक्लियर स्टेट्स, यू कांट गो एग्रेसिव ऑन समबडी एल्स। एंड आई थिंक ये जो उनकी फ्यूचर पॉलिसी मेकिंग है उसमें उनको ये बात समझनी चाहिए कि पाकिस्तान के साथ एडवेंचरिज्म मत करें। हमारे पास रिस्पांस एज एन ऑप्शन नहीं है, हमारा रिस्पांस इज ऑलवेज गिवन एंड वी विल रिस्पॉन्ड। इसमें तो कहीं पे ना पॉलिटिकल लेवल पे कोई एक रत्ती भर शायबा है और मिलिट्री लेवल पे भी कोई शायबा नहीं है। सो वी विल रिस्पॉन्ड रिगार्डलेस, बट एट द टाइम ऑफ आवर चूजिंग। ये हमारे उस वक्त भी जुमले थे। तो एयर चीफ साहब, साबिक एयर चीफ साहब, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट, और वो ये कि पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री और सिविल जो क़यादत है उसके दरमियान इंटरेक्शन बड़ा ज़बरदस्त है, कोलैबोरेशन बहुत आला है। आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा गैप था जिसकी वजह से अभी तक इंडियन गवर्नमेंट अपनी खिफत मिटाने के चक्कर में है कि हमने किया तो कुछ नहीं, लेकिन चलें ये अवार्ड देकर हम अपने सर से बल्ली उतार सकते हैं किसी तरह से? जब आप किसी मुश्किल सिचुएशन में आते हैं तो हमें एक बात एज अ सेंसिबल ह्यूमन बीइंग पता होना चाहिए कि आपको सच बोलना चाहिए, और आपको खिफत मिटाने के लिए एक्चुअली वो एक झूठ से दूसरा, दूसरे से तीसरा, वो ये समझते हैं कि या शायद हम नहीं बोलेंगे या हम इसको कन्फ्रंट नहीं करेंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स ने बड़ा अच्छा रिस्पांस कल एक ऑफिशियल तौर के ऊपर दे दिया, वे दे हैव एलैबोरेटेड दीज पॉइंट्स। तो ये एक खिफत से दूसरी और फिर दूसरा झूठ, आप उतना ही ज़्यादा मुश्किल में चले जाते हैं। और मेरी आई थिंक पॉलिटिकली अगर वो इसको कोई माइलेज गेन करना चाह रहे हैं तो एक्चुअली उन्होंने अपने आप को पॉलिटिकली भी मार्शनलाइज कर दिया और उन्होंने इंडियन एयरफोर्स को भी मार्शनलाइज कर दिया। एंड लुक एट द प्रेशर दैट हम लोग सारी उम्र फाइटर्स फ्लाई किए, लुक एट द प्रेशर दैट अभिनंदन इज, ही नोज दैट ही डिडंट टारगेट NF-16, बॉडी लैंग्वेज से उनकी नजर आता है। सो मेरे ख्याल है उनको भी उन्होंने बड़ी मुश्किल में ये सब कुछ डाल दिया है। अब उनके पास क्या ऑप्शन है? उनको सच बोलना चाहिए, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए कि क्या है, लेकिन मेरा ख्याल है दे गॉन टू फार अहेड टू पिक अप दैट करेज टू से इट। आई थिंक दे हैव क्रॉस्ड अ लॉट ऑफ माइलस्टोन्स टू डू इट एज ए नेशन विद इंटेग्रिटी, एज सर्विस विद इंटेग्रिटी। ये नहीं होना चाहिए था जो उन्होंने किया है, बिकॉज देयर विल बी hundreds of evidence and people will be challenging them in due course of time, because international कमेटी जो है वो कभी भी इन चीज़ों को लाइट नहीं लेती है। दे टेक नोटिस ऑफ इट वट एवर योर कंट्री स्ट्रेंथ में भी। राइट। अच्छा सर, ही वॉज फैंटास्टिक। इसके ऊपर बात करने से पहले मैंने आपसे टैक्टिकल स्ट्रेंथ के बारे में ज़रूर बात करनी है। राफेल की बात हो रही है और वो बार बार इसका तज़किरा करते हैं मोदी के, हमारे पास राफेल होता तो हमने पता नहीं क्या कुछ कर देना था। इज इट अबाउट द गन और द मैन बिहाइंड द गन? ये कितना मैटर करता है? और गन तो डेफिनेटली मैटर करती होगी, लेकिन उस बंदे के स्किल्स पे भी तो मैटर करता है कि वो कितना उसको विलिंगली सही तरीके से यूज़ करने की पोजीशन में होता है। एयर चीफ साहब जी, देखिए आप उनके एयर चीफ की स्टेटमेंट को गालिबन रेफर करें, उनके सबका एयर चीफ जो थे, जब उन्होंने ये कहा कि राफेल आ जाएंगे और हम ये बैलेंस रिस्टोर कर लेंगे। ज़रा गौर से देखें, आपकी एयरफोर्स वैसे ही 3 गुना बड़ी है पाकिस्तान एयरफोर्स से। 900 आपके पास फाइटर जहाज़ है, आप एक छोटी सी एयरफोर्स के साथ बुरी तरह से पिट जाते हैं और आप ये समझते हैं कि 36 जहाज़ जो हैं और डाल के आपको बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक डिफरेंस डाल लेंगे। देखिए Su-30 इज़ अ वेरी कैपेबल एरोप्लेन इन टर्म्स ऑफ उनके जो रेडार्स हैं, एवियोनिक्स हैं, वेपन्स हैं, उनको तो आप इस छोटी सी बैटल के अंदर ऑर्केस्ट्रेट कर नहीं सके। सो इट्स एक्चुअली क्वेश्चन ऑफ आपके टैक्टिकल प्लान्स क्या हैं, आपका ऑपरेशनल प्लान कैसा है, और अल्टीमेटली आपकी स्किल्स कैसी हैं, द पीपल हु गोइंग टू डिलीवर। ये है एयरफोर्स की तमाम एयर बैटल की साइकी। और अल्लाह का बहुत एहसान है हमारे ऊपर कि वी हैव बीन वेरी फोकस्ड। वाइल हम लोग काउंटर टेररिज्म का तमाम मिशंस कर रहे थे, हमें पता था कि वन डे इंडियंस विल नॉक एट आवर डोर एंड वी वर प्रिपेयर्ड। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने फिर हमें फतह भी नसीब की, जो कि बड़ी मैं ख्याल वन साइडेड शो था उस लिहाज से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का भी फरमान यह है कि यू हैव टू प्रिपेयर योर हॉर्सेस, एंड आई थिंक हमने अपने हॉर्सेस को अच्छा प्रिपेयर किया। तो उन्हें जो देखना चाहिए, वो 36 राफेल कुछ नहीं कर सकते। कितना बड़ा इंडिया कहाँ डिफेंड कर लेंगे, उनके काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं। इसलिए
राफेल, और अगर कोई ये सोचे कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो राफेल की स्ट्रैटेजी नहीं, काउंटर टैक्टिक्स से कर सकी, तो ऐसा नहीं है। वी अंडरस्टैंड द राफेल कैपेबिलिटी, वी हैव सीन द एरोप्लेन वेरी क्लोजली, एंड आई थिंक हम उसके लिए बहुत अच्छी तरह से तैयार हैं थ्रू आवर गुड प्लानिंग, थ्रू आवर ऑपरेशनल स्किल्स, एंड सबसे बड़ी बात अल्लाह पे भरोसे से। अच्छा, अब ये जब बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर अभिनंदन को अवार्ड मिलना वीर चक्र का, तो वहीं पर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अभिनंदन ने और कुछ किया हो ना किया हो, लेकिन JF-17 थंडर को बेहतरीन मार्केट करा दिया पूरी दुनिया के अंदर एज ए बेटर प्लेन। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि राफेल उनके पास हो ना हो, हमारे पास JF-17 थंडर की अब ब्लॉक 3 प्रोड्यूस होने जा रहा है, बल्कि होना शुरू हो गया है, तो उसके ऊपर कैसे कमेंट करेंगे एज ए फॉर्मर एयर चीफ सुहेल अमान साहब? देखिए, JF-17 में सबसे बड़ी बात यह है इट्स आवर ओन एरोप्लेन, और ओन एरोप्लेन कहना एक छोटा सा सेंटेंस है, बट द काइंड ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट विच गोज इनटू इट, फिर आप उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, इट्स अ सोफिस्टिकेटेड मशीन, इट्स अ जनरेशन 4.5 एयरक्राफ्ट, इट्स नॉट अ जोक। एनीथिंग विच इज देयर ऑन F-16 is there on JF-17. Block 3 is a much more advanced version of the whole thing, and eventually the entire fleet will get there. So इसलिए JF-17 का मार्केट होना को रोक नहीं सकता। हमारे एक्सपोर्ट्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं अबाउट द एयरक्राफ्ट, पीपल वर वेटिंग फॉर द Block 3 टू कम इन, Block 3 इज देयर नाउ, और ये एयरक्राफ्ट जो है इज बाउंड बिकॉज वन दैट इट्स कॉस्ट्स आर रिलेटिवली लोअर देन, आई मीन आप F-35 वगैरह की बात करें या दूसरे एयरक्राफ्ट, तो दे आर ऑल टॉकिंग ऑफ ओवर 120-130 मिलियन डॉलर के बजट से भी बड़ा बजट है उनका। एग्जैक्टली। लेकिन हमारे जो जहाज़ है इंडिजिनसली प्रोड्यूस्ड है, हमें कंप्लीट सॉफ्टवेयर पे कंट्रोल है, हमें उसके हार्डवेयर को हम अच्छी तरह जानते हैं, और वी कैन प्रोड्यूस पॉसिबली ट्वाइस द नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट जो कि हमारा ऑलरेडी कामरा की कैपेबिलिटी है। सो आई थिंक अल्लाह ने पे बड़ा एहसान किया कि हम JF-17 को लेके आगे चले, एंड मे बी आप आगे पूछें, इसने हमें ये कॉन्फिडेंस दिया कि हमने स्टेप ले लिया नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाने का, जो कि प्रोजेक्ट अज़्म है, जिस पे भी अल्लाह ने बड़ा करम किया। वी आर मूविंग फास्ट ऑन दैट ट्रैक। सो व्हेन यू बिकम इंडिजिनसली प्रोड्यूसिंग अ फाइटर जेट, यू कैन थिंक ऑफ बिगर होराइजन्स। राइट। एक लास्ट क्वेश्चन एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान साहब, और वो ये कि अगर इस तरह का कोई बंदा जो कि दुश्मन मुल्क से ताल्लुक़ रखता हो, उसने किया कुछ ना हो, और यहाँ से अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली चपेड़े खा के दूसरे मुल्क गया, और उसकी शक्ल हम सब देख चुके हो, और टी को फैंटास्टिक कह के जा चुका हो, उसको वीर चक्र मिलता है, और कभी किसी फ्यूचर में जाकर वो उस एयरफोर्स का एयर चीफ भी बन जाए, ये कितना बड़ा ये सेटबैक होगा उनकी एयरफोर्स के लिए, और कितनी बड़ी शुमिया किस्मत होगी। इस पर आपका फाइनल कमेंट सर? मेरा फाइनल कमेंट ये है कि जो मिलिट्रीज़ हैं वो हमेशा, भले ओपोनेंट मिलिट्रीज़ हो, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करती हैं। सो जब वो एज ए POW हमारे पास आए, तो जो हमारा एज ए स्टेट रिस्पांस था वो बड़ा मेच्योर था। इवन हमारे सिपाहियों ने वहाँ पे उनको प्रोटेक्ट कर लिया। सिविलियन कुछ जब देहाती इकट्ठे हो तो शुरू में जिसका गुस्सा होता है, एंगर हो जाता है, हाँ। लेकिन उसी वक्त अभिनंदन ने इस चीज़ को क्वालिफाई किया कि कुछ पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर्स आ गए, उन्होंने मुझे वहाँ से रेस्क्यू कर दिया। उसके बाद से देयर वाज अ ट्रीटमेंट जो कि हमारे नेशन का एक कल्चर है, तरीके से रखा, और बिल्कुल अच्छे तरीके से उनका जो छोटे मोटे चोट लगी थी उसको देखा भाला, एंड द प्राइम मिनिस्टर देन डिसाइड्स ऑन अ बिगर फोरम विद अ बिगर हार्ट टू रिलीज हिम विदाउट एनी कंडीशंस। सो ये सब कुछ एक अच्छे नीयत से किया गया। I wish Abhinandan the best, whatever he ranks that he progresses to. The militaries always respect each other even when they are opponents. But my last comment on this is कि as military हम लोग जो अपनी level of integrity पे और सच पे कभी compromise नहीं करते, और Indians को भी ये message है कि उन्हें इस लायक को कवर करने के लिए बहुत माइलेज करना पड़ेगा। ये स्टेप करके उन्होंने अपने आप को मज़ीद मुश्किलात में ढाल दिया। जी, तो मैं साबिक सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल रिटायर्ड सुहेल अमान साहब को आज की इस नेशनल डिबेट में शिरकत करने पर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। सर, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन व हज़रात, भारत ने एक ऐसे शख्स को अवार्ड से नवाज दिया है जिसने दरअसल कोई कारनामा सरअंजाम दिया ही नहीं था। ये पाकिस्तान की मेहरबानी समझी जाए कि हमने जज्बा खैर सगाली के तहत न सिर्फ अभिनंदन को वापस भारत जाने दिया, बल्कि उनके फॉल्स क्लेम्स के ऊपर हम सिर्फ यहाँ से उनको जवाब ही दे सकते हैं। जितना झूठ भारत बोल रहा है उसकी पूरी दुनिया शाहिद है, और पूरी दुनिया में
अगर किसी की जग हसाई हो रही है तो वो भारत की हो रही है। आज की नेशनल डिबेट से जमील फारूकी को इजाजत दीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।